Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 97 Chemistry Discussion. हम शशि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन आइदर ऑफ बोरोन और फॉस्फोरस. ऑब्वियसली फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट दैट BF3 हैज़ नो डाइपोल मोमेंट बट PF3 डज. अगर हम BF3 और PF3 का स्ट्रक्चर बनाएं, लिविस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर. वहीं अगर हम PF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो PF3 में फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है और 3 फ्लोरीन एटम्स हैं. ऑब्वियसली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो फॉस्फोरस है वो PF3 का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि क्या कंक्लूजन हमें पूछा जा रहा है. BF3 फर्स्ट ऑप्शन है, BF3 इज़ नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल. BF3 जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो ये तो गलत हो गया. BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी लीनियर, ये लीनियर नहीं है. दिस इज़ ट्राइगोनल प्लेनर. द एटॉमिक रेडियस ऑफ P इज़ लार्जर दैन एटॉमिक रेडियस ऑफ B. ये सही बात है, बट ये कोई कंक्लूजन नहीं हुआ इस बात का कि डाइपोल मोमेंट और मतलब डाइपोल मोमेंट BF3 का ज़ीरो है. तो लास्ट ऑप्शन है द मॉलिक्यूल BF3 मस्ट बी प्लेनर ट्राइंगुलर. तो ये कंक्लूजन एक्चुअली इससे क्या यहाँ से पता चल रहा है कि जो बोरोन है, इधर अगर हम देखें तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इधर एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, इधर भी एक डाइपोल मोमेंट है और इधर भी एक डाइपोल मोमेंट है. तो म्यूनेट जो होगा, इसमें म्यूनेट जो होगा वो कैंसिलेशन हो जाएगा और वो ज़ीरो आ जाएगा. तो इसकी वजह से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और क्योंकि ट्राइगोनल प्लानर है, 120 डिग्री पे बॉन्ड एंगल्स है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर इन PX ऑर्बिटल. PX ऑर्बिटल में अगर हमें नोडल प्लेन्स कैलकुलेट करने हैं तो प्लेन जो होता है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स जो होते हैं, दिस इज़ इक्वल टू L, और L की वैल्यू P ऑर्बिटल के लिए 1 होती है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा. अगर आप P ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे कोई ऑर्बिटल नहीं है इस पूरे लाइन के अलॉन्ग, या ऐसा कहें कि उस पूरे प्लेन के अलॉन्ग कुछ भी और कोई भी ऑर्बिटल का एरिया नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी. तो ये एक नोडल प्लेन हो गया, तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड है, व्हाट डिटरमिन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हमें नंबर ऑफ लिगेंड्स से पता चलता है, लेकिन ऑप्शन देखते क्या है. नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड अ मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बोथ. तो बोथ ज़रूरी नहीं है, हो सकता है केवल सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है या दोनों ही प्रेजेंट है साथ में. ज़रूरी नहीं कि दोनों ही साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है. द नंबर अराउंड अ मेटल आयन बॉन्डेड बाई पाई बॉन्ड्स, तो अगेन सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली गाइड करेगा. तो हम देखें तो द नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड अ मेटल आयन बॉन्डेड बाई सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. द नंबर ऑफ ओनली अनायनिक लिगेंड, जरूरी नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, तो ये भी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज़ द pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 6 इज मिक्सड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3. तो कैसे सॉल्व करें इसको. सबसे पहले हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं. pH इक्वल टू 6 है, दिस इम्प्लाइज़ कि H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻⁻⁶, और pH इक्वल टू 3 है, दिस इम्प्लाइज़ कि जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है ये है 10⁻⁻3. अब दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हैं, मानो इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम भी V है. तो नेट जो न्यू H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो टोटल मोल्स मतलब दोनों को वॉल्यूम और मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो V इंटू 10⁻⁶ प्लस V इंटू 10⁻⁻3 टोटल मोल्स होगा, और टोटल वॉल्यूम V प्लस V जो है वो टोटल वॉल्यूम है. इसको यहाँ से सॉल्व करें. अब आप ऊपर वाला टर्म अगर देखें तो ये 10⁻⁻6 है और ये 10⁻⁻3 है, तो 10⁻⁻6 काफ़ी छोटा नंबर है, तो हम इसको यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो इसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो ये वैल्यू बन रही है V इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 2V. दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम 10 इंटू 10⁻⁻4 लिख देते हैं अपॉन 2. V और V कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ रही है 5 इंटू 10⁻⁻4. तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इतना आ रहा है, तो pH कितना आ जाएगा
4 माइनस लॉग 5, 4 माइनस लॉग 5 मतलब 4 माइनस 0.7, ये वैल्यू याद रखनी है आपको। लॉग 5 जो होता है वो 0.7 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दिस इज़ इक्वल टू 3.3। तो ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। X is a compound of an element of group 1A. The X gives a violet color in flame test, then X is। तो क्लोराइड या मेटल्स के लिए फ्लेम टेस्ट करते हैं और अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कलर मिलता है हमें। LiCl या लिथियम के लिए हमें रेड कलर मिलता है, क्रिम्सन रेड बोलते हैं। ये सब फ्लेम टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग, अगर आपको याद है तो आप सही कर पाओगे, नहीं याद है तो फिर आप मिस्टेक करने के वेरी हाईली चांसेस। कुछ सोच तो सकते नहीं है यहाँ पे। NaCl जो है ये येलो कलर का होता है इसका फ्लेम। KCl का जो फ्लेम है वो पिंक वायलेट कलर का होता है। जो हमें पूछा गया कि वायलेट कलर का है तो वो KCl यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेल्स्टेन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो ये बेल्स्टेन टेस्ट जो है वो जनरली हम ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। बेल्स्टेन टेस्ट जो है वो एक क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट है, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक हैलाइड्स। हैलाइड के लिए टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसमें एक कॉपर वायर लेते हैं और कॉपर वायर को हीट करते हैं पहले बंसन बर्नर में, और फिर हम उसको मतलब कॉपर वायर को हीट करते हैं तो इस पर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है हीटिंग करने पे, और फिर CuO की लेयर आ गई। फिर इसको हमने हैलाइड में डिप किया। डिप करने के बाद फिर से इसको हीट करते हैं, तो हीटिंग करते हैं तो ये इसका जो फ्लेम होता है वो ग्रीन कलर का फ्लेम आएगा। ग्रीन फ्लेम तब आएगा जब इसमें ये हैलाइड प्रेजेंट हो, बेसिकली CuI और ये सब के फॉर्मेशन से बनता है ये, तो ग्रीन फ्लेम बनता है। तो हैलाइड्स के लिए हम यूज़ करते हैं बेल्स्टेन टेस्ट। ऑन व्हाट बेसिस द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने जो अरेंज किया है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया है। इंक्रीजिंग मास भी लोग सोचते हैं, बट बहुत ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट का चेंज होता है, मास नंबर में एक एक यूनिट का चेंज नहीं होता है, तो एटॉमिक नंबर करेक्ट आंसर है। इफ़ डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंक्रीजेज द रेट 4 टाइम्स। तो डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम रेट इक्वल टू K इंटू A टू द पावर N लिखते हैं और हमने रेट को डबल किया है, मतलब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और रेट जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। देखें इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 1/4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो यहाँ से आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। तो ट्रिपलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेज द रेट 9 टाइम्स। ऑब्वियसली स्क्वायर है, ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ 5 फैराडेज इज पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ Al3+ आयंस। Al3+ आयन है अगर, तो Al3+ आयन एक्वस ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर ये बनाएगा एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम बनता है। हमें गिवन है 5 फैराडेज, मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन से कितने बनेंगे। देखो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से बन रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम, तो इतने मोल बन गए। और 1 मोल एल्यूमिनियम का मास, 1 मोल एल्यूमिनियम का जो मास है वो गिवन है हमें 27 ग्राम। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोल इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, मोल एल्यूमिनियम कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27, 9 5 जा 45 ग्राम, तो ये वैल्यू आ गई 45 ग्राम। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज साइक्लोप्रोपीन सिस्टम्स इज़ एरोमेटिक। तो जब हमें एरोमेटिक बोला जा रहा है तो हमें सबसे पहले साइक्लिक देखना है। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक तीनों हैं। नेक्स्ट फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। फुली कॉन्जुगेटेड मतलब ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो इसको हम फुली कॉन्जुगेटेड नहीं बोलेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया पहले ही, कॉन्जुगेटेड है। तो अभी दोनों तो फाइट कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड जो रूल है दैट इज़ हकल्स रूल। हकल रूल क्या बोलता है हमें, हकल रूल बोलता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। तो n की वैल्यू जब यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2। तो इसमें देखें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 जो है वो एक्चुअली एंटी एरोमेटिक है, थर्ड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो C करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिकॉज सिंथेटिक फाइबर भी से आपको याद रखना पड़ेगा, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो लीनियर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरलिंक्ड रहते हैं। दे हैव लीनियर मॉलिक्यूल्स इंटरलिंक्ड विथ फोर्सेज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। For the given reaction N2 plus 3H2 से 2NH3 बन रहा है which is carried out at constant temperature and pressure. If delta H is enthalpy, delta U is internal energy changes for the reaction, then which of the following expression is correct? तो delta H और delta U में relation चाहिए हमें, delta H equal to delta U plus delta NG/RT होता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। और डेल्टा एन जी जो है वो मोल्स ऑफ गैस में डिफरेंस है। जैसे डेल्टा एन जी की अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल है और रिएक्टेंट में 4 मोल आ रहा है, तो 2 - 4 दिस इज इक्वल टू -2। मतलब डेल्टा एच आ गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू -2 टाइम्स आर इंटू टी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, डेल्टा एच जो है वो कम आ रहा है डेल्टा यू से, डेल्टा एच इज़ लेस दैन डेल्टा यू, क्योंकि वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। विच रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए टोलेंट रिएजेंट तो यूज़ करते ही हैं, फेलिंग भी यूज़ करते हैं और बेनेडिक्ट भी यूज़ करते हैं। देयरफॉर ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ करेक्ट अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम देखें हैज़ नो डेफिनेट चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। एब्रप्टली चेंज जनरली मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर और चेंज होना शुरू हो जाता है। वेरी एब्रप्ट चेंज तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है। हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री ईजिली, इतने ईजिली डिफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री नहीं होती है इनमें। हैज़ एन इरेगुलर 3D अरेंजमेंट, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो बट ये एब्रप्टली वर्ड भी थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है, ओनली ऑप्शन जो बचता है अपने पास वो ए है, तो उसके साथ जा रहा है। मिथाइल ऑरेंज इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर चेंज का रीजन होता है वो 3.2 से अराउंड 4.5 तक का रहता है। तो 3.2 से पहले जो कलर है वो रेड रहता है और 4.5 के बाद कलर हो जाता है येलो। तो कलरलेस इन अल्कलाइन मीडियम ये गलत ऑप्शन है। रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, अब रेड और कुछ येलो भी रह सकता है। येलो कलर इन एसिडिक मीडियम, येलो तो येलो भी है कुछ। येलो कलर इन अल्कलाइन मीडियम एंड रेड कलर इन एसिड मीडियम, तो ये बेटर ऑप्शन है इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन थोड़े अप्रोप्रिएट नहीं है। दो ये बात भी सही है कि येलो भी कुछ रेड रीजन में आ रहा है, बट स्टिल अगर हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन आएगा, ना कि करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो चूज़ करेंगे वो बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन नहीं रहे, तो आउट ऑफ देम हम बेस्ट चूज़ कर रहे हैं। विन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड सल्फर हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर की यहाँ पे अगर हम x मान लें तो x -4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू +4। यहाँ पे x मान लें तो हाइड्रोजन के लिए +1 हो जाएगा, तो 2 + x - 8 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 मैक्सिमम हो सकता है और ये H2SO4 में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जैसे हम इसमें देखें तो Na+1 है, तो 2 + 2x और -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये -4 आ रहा है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम सबको सॉल्व करके देख सकते हैं। कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर ए मेटल आयन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.3 बोर मैग्नेटॉन। म्यू की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, और ये बोर मैग्नेटॉन है, तो ये है वैल्यू गिवन 2.83 बोर मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन तो कैंसिल कर दिया हमने। n इंटू यहाँ से n इंटू n+2 जो है वो 2.83 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये 9 के पास है, लेस देन 9, तो ये एक्चुअली 8 होता है। इंटीजर ही होते हैं वैल्यूज़, n क्योंकि इंटीजर है, तो n इंटू n+2, n मतलब होल नंबर ही है एक्चुअली, तो यहाँ से अगर हम देखें तो n इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है। सिंपली हम इसको ब्रेक करके कर रहे हैं, 2 × 4 कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ, या तो आप उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए, रिवर्स कैलकुलेशन करके भी आप सॉल्व वहाँ तक पहुँच सकते हैं। विच मेथड इज़ यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और बॉक्साइट और जो है वो Al2O3 और ये सब के ओर्स हैं, तो इनको हम जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन है तो ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम जो मैग्नेटिक मेटल्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं।
केमिकल सेपरेशन से हम करते हैं, केमिकल सेपरेशन या लीचिंग, जिसमें Al2O3 को हम NaOH में डिज़ोल्व करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो डिज़ोल्व नहीं होती है, लाइक आयरन ऑक्साइड और ये सब इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होती हैं, तो इससे हम फिर उसको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मीथेन, मीथेन CH4 है, इथेन C2H6, इथीन C2H4 है, और इथाइन C≡C2H2 है। इस मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड है। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हम देखें तो इसमें एक s है आउट ऑफ टोटल 4 ऑर्बिटल्स, है ना, तो ये वैल्यू इंटू 100% कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 25%। इसमें अगर हम देखें तो एक s है आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, sp2 में एक s और 2 p है, तो इंटू 100% तो ये वैल्यू आ रही 33.33%। sp में अगर हम देखें तो एक s है आउट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, 1/2 इंटू 100% आ जाएगा, इज इक्वल टू 50%। तो ये है अपना परसेंटेज s कैरेक्टर। तो देख लीजिए 25, 33 और 50, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, इथाइल अल्कोहल है ये, एंड एसीटोन है ये। वह ट्रीटेड विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, I2NOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन करना चाहते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जैसे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तो रिएक्शन नहीं देगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एल्डिहाइड में बन जाएगा, और फिर मिथाइल कीटोन, मिथाइल इधर CH3 ग्रुप है तो ये भी दे देगा। इसके पास तो CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये भी दे देगा। तो ये दोनों तो करेक्ट आंसर हो गए, इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन ही देंगे केवल। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन मेटल आयन ऑफ दिस, तो मेटल आयन Na2+ है, तो सबसे पहले हम निकल के चार्ज लिख लेते हैं, 3D8 4s2 है। Na2+ जो है वो आर्गन भी है, आर्गन, और ये 3D8 है सिंपली। 4s0 हो गया, तो 4s0 है तो 4s वैकेंट पड़ा है और 4p है, और फिर d ऑर्बिटल्स हैं, तो H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर पेयरिंग और ये सब नहीं करेगा, तो sp3 और d2 ये ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो sp3 d2 इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। सही बात है, मॉलिकुलरिटी जो होगी वो केवल कितने रिएक्शन, कितने मतलब रिएक्टेंट एक एलिमेंट्री रिएक्शंस में कोलाइड कर रहे हैं या कोलिजन कर रहे हैं, वो अपने हमें मॉलिकुलरिटी बताता है। ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन नीड नॉट बी सेम, बिल्कुल सही बात है। मॉलिकुलरिटी जो है हमेशा होल नंबर होगा, ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है वैल्यू, तो ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो ये भी सही है। ऑर्डर जो होगा वो मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 ऑर्डर रिएक्शन तो होता ही है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी नीड नॉट बी सेम, ये भी सही है। मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ये भी सही है, तो फिर गलत क्या है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, फिर तो सारे स्टेटमेंट ही सही हैं इसमें। अगर कोई गलत स्टेटमेंट के साथ जाएंगे, जनरली ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ हम प्रेडिक्ट करते हैं, मैकेनिज़्म हमें इनिशियली पता नहीं रहता है, हमें पहले क्या पता रहता है, हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम मैकेनिज़्म को सोचते हैं, मैकेनिज़्म के बारे में। तो मैंने कहा कि बेस्ट चूज़ करेंगे तो हम बेस्ट के साथ जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अरेंज गिवन मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर्स, तो ए है, जैसे मानो A+ है तो A+ इलेक्ट्रॉन से A बना रहा है, तो इसके लिए वैल्यू गिवन है E0 की, यह है 0.5 वोल्ट। यही अगर हम B में देखें तो B+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर B बना रहा है, तो इसके लिए E0 है -3 वोल्ट। C+ है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर C बना रहा है, इसके लिए E0 है रिडक्शन पोटेंशियल -1.2 वोल्ट। अब A+ जो है ये क्या हो रहा है, ये खुद हो रहा है रिड्यूस, तो ये कैसा है, अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है देयरफॉर दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें तो रिड्यूसिंग पावर पूछी जा रही है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, मतलब हमें रिवर्स रिएक्शन के बारे में सोचना है। ये A+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो A क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम पावर देखें
तो जिसके लिए ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ए प्लस के लिए सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा देन सी प्लस देन बी प्लस। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कॉन्जुगेट के जैसा इसका रिवर्स हो जाता है, तो बी के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन सी देन ए। तो बी देन सी देन ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ ट्रू अबाउट यूज़ ऑफ H2O2 एज ए सॉल्वेंट। H2O2 ज़्यादा पोलर है H2O से, लेकिन करता क्या कि ये ऑक्सीडाइज वगैरह कर देता है और ख़ुद भी डिसोशिएट हो जाता है H2O2 में, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसलिए हम बेटर सॉल्वेंट है, बट इट्स स्ट्रॉन्ग ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी लिमिट्स इट्स यूज एज सच। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 एंड CaCl2। बॉइलिंग पॉइंट को जब हम कंपेयर कर रहे हैं डेल्टा TB, तो दिस इज़ इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। या हम ऐसा बोलें कि I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो AlCl3 में जो I की वैल्यू है ये है 4, और CaCl2 में जो I की वैल्यू है ये है 3। तो AlCl3 के लिए डेल्टा TB की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है 3/2 RT। तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाउ मच ऑक्सीजन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 kg मिक्सचर ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा होता है आइसोब्यूटेन, और इसके बाद नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन तो सिंपली ऐसा है। तो अब अगर हम देखें हमें क्या करना है, हमें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों ही क्या है C4H10। तो अगर कंबशन करेंगे तो C4H10 का ही कंबशन करेंगे फिर। ऐसे तो दोनों की कंबशन की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे हमें केवल O2 के बारे में बताना है कि कितना O2 रिक्वायर्ड होगा इससे कंबशन में। CO2 और H2O बना रहा है ये, बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन 4 है, 4 कार्बन लगाया, हाइड्रोजन 10 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया देखें तो 4 दूनी 8 और 5 13, तो 13/2 ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर्ड है। अब 5 kg अगर मिक्सचर है तो 5000 ग्राम है एक तरह से, है ना। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करें पहले, तो 5000 डिवाइडेड बाई C4H10 मतलब 48 और प्लस 10 58, तो इतने मोल हो गए इसके, है ना। C4H10 के मोल हो गए। अब O2 के मोल्स जो है वो 13/2 टाइम्स हैं, तो इसको 13/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल O2 आ गया, और मोल O2 से मास ऑफ O2 तो उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास ऑफ O2 आ जाएगा, इतना ग्राम आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स ये 16 कैंसिल हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 16, और ऐसा करते इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 ही कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी दूर दूर गिवन है। तो 5000/60 कर देते हैं इंटू 13 इंटू 16 ग्राम, तो 0 कैंसिल हो गया, और 2 इसको 2 3 से 6 और 2 8 जा 16 हो जाएगा, और इधर भी कुछ कैंसिलेशन कर दें। 500 है, 8 है, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे ये बेकार है, इसको 1000 बना दो और इसको 6 कर दो, और इसको 13 इंटू 8 ही रहने देते हैं। 6 1.20 है, तो 6 या 18 के अराउंड कुछ आ जाएगा, वैल्यू कम ही रख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने 13 इंटू 1.3 13 39 9 3 और 13 का 13 और 3 16, तो 16.9 और 1000 है, तो 16.9 kg अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 17.9 के अराउंड आ रहा है, तो 17.9 kg आंसर आ जाएगा इसका। अप्रॉक्सीमेट अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो फिर आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो। विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में देखें तो ये तो करेक्ट दिया हुआ है, x/m इक्वल टू Kp⁴ है। अब m को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब P⁻n तो नहीं आएगा, ये गलत है, ऑल ऑफ दीज गलत है।
तो दो ऑप्शन आ रहे हैं इसके, ए एंड बी। प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विथ एक्सेस इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड है अपने पास, और इथाइल क्लोराइड के साथ हमने क्या किया, हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो रिएक्शन मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि कैसे रिएक्शन हो रही है इसमें। NH3 के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो NH3 क्या करेगा, NH3 अपने लोन पेयर से SN2 रिएक्शन करेगा इसमें, तो इससे ये बन गया एक NH3+, ठीक है। फिर NH3+ बना है तो एक NH2 जो है, क्योंकि अब ये एसिड के जैसा है और ये बेस के जैसा है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये एक इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये अब NH2 बन गया। NH2 बनते ही हम देखें कि इसके पास फिर से एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये दूसरे इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो दूसरे इथाइल क्लोराइड पे फिर से Cl एक डिपार्ट करेगा। सेम प्रोसेस से अगेन ये NH फिर से NH2+ बन गया ये। अब NH2+ बना है तो फिर से एक दूसरा NH3 आएगा जो कि इसके लोन पे एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर से एक लोन पेयर इस पर जनरेट हो जाएगा नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, और जब तक नाइट्रोजन प्लस, जब तक इसके हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये बन गया, मतलब नाइट्रोजन पे 4 इथाइल ग्रुप, मतलब टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड फाइनली फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इन एन एक्सपेरिमेंट एडिशन ऑफ 5 ml ऑफ इतना BaCl2 टू 10 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड solution सोल जस्ट causes the complete coagulation in 34 hour। फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू, फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू क्या होती है? फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू, दिस इज मिलीमोल ऑफ इफेक्टिव आयन, मिलीमोल ऑफ इफेक्टिव आयन पर लीटर ऑफ सोल, पर लीटर सोल। अब दो चीज़ें यहाँ पे, सबसे पहली बात कि इफेक्टिव आयन क्या है। तो इफेक्टिव आयन जैसे अगर हम आर्सेनिक सल्फाइड देखें तो AS2S3 जो है ये एक नेगेटिवली चार्ज सोल है। नेगेटिवली चार्ज सोल है तो इसके लिए पॉजिटिव कटायन चाहिए होगा, जिसको हम यहाँ पे इफेक्टिव आयन बोलेंगे। तो जो इफेक्टिव आयन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव आयन इज कटायन। अब हमें कटायन देखना, तो हम कटायन देखें तो टोटल मोल्स ऑफ कटायन जो है वो 5 इंटू इतना है, मतलब 5 मिलीलीटर इंटू 0.006 मोलर, तो इतना Ba2+, इतने Ba2+ कटायंस हैं। दिस इज इक्वल टू 0.0, ये मिलीमोल में आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 6×30 हो गया तो 0.03 मिलीमोल। और ये कितने वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है हमें 15 ml में। तो 15 ml में इतना रिक्वायर्ड है, तो हमें तो चाहिए पर लीटर, तो इसको हम 15 ml से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.03 मिलीमोल अपॉन 15 मिलीलीटर, तो ये वैल्यू आ रही है, मिली और मिली तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 3 5 से 15 हो गया, तो 0.01 अपॉन 5, और ये मोल पर लीटर हो गया। तो मोल पर लीटर है तो अगेन इसको हम क्या करते हैं, मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मिली लगा देते हैं। तो ये वैल्यू बन रही है यहाँ से 10/5, तो ये वैल्यू आ गया 2 मिलीमोल पर लीटर। ये चाहिए हमें, नंबर ऑफ मिलीमोल्स पर लीटर चाहिए, तो 2 मिलीमोल पर लीटर आ रहा है। विच टेस्ट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर इन यूरिन? मॉलिश टेस्ट जनरली बहुत ही ज़्यादा वेरी सेंसिटिव है, होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो ये यूज़ तो कर सकते हैं बट करते नहीं है इसको यूज़। डंस्टन्स टेस्ट जो है, ये डंस्टन्स ग्लिसरॉल और इनके लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बेनेडिक्ट टेस्ट, आपको बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है, जो कि शुगर या एल्डिहाइड के प्रेजेंस के लिए, ग्लूकोज के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। और ये क्या करता है, ये हमें रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर CO2 का प्रेसिपिटेट जो हो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली ग्लूकोज प्रेजेंट है। लीगल्स टेस्ट जो है वो एक्चुअली एसीटोन के लिए चेक करते हैं, तो ये भी गलत है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। द फार्मूला दिस, BHC क्या है? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो नहीं है ऑब्वियसली है। DDT एक्चुअली करेक्ट आंसर है, डाई क्लोरो, बट उसमें भी OH के जगह पे Cl रहना चाहिए था, तब हम इसको DDT बोलते हैं, क्योंकि वो डाई क्लोरो डाईफिनाइल और डाई क्लोरो डाईफिनाइल, फिर ट्राई क्लोरो और
इथेन है, तो वो उसके लिए हमें Cl चाहिए, तभी DDT बोलेंगे। DNA RNA तो ऑब्वियसली नहीं है ये, तो ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड टू प्लास्टिक्स टू चेंज। अब अगेन ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। प्लास्टिक में जनरली हम प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं जिससे वो सॉफ्ट रहता है, जनरली इनिशियली बहुत हार्ड रहता है। प्लास्टिसाइजर्स जो रहता है वो थैलेट आयंस, थैलेट एस्टर है ब्यूटेन के साथ, डबल बॉन्ड ओ ऐसे नॉर्मल ब्यूटेन के साथ एस्टर है, तो ये करेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा आपको, कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज टू सेपरेट ऑन एसिटामाइड टू मिथाइलिन। एसिटामाइड है और इससे मिथाइल अमीन बनाना चाहते हैं, तो एक CO ग्रुप कम करना है हमें, कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन या ब्रोमोमाइड रिएक्शन, NaOH और Br2 के साथ यूज़ करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट में बोरैक्स जो है वो Na2B4O7 है डॉट 10H2O। इसको पहले हम हीटिंग करते हैं तो ये Na2B4O7 और 10H2O अलग हो गया, और फिर Na2B4O7 के साथ हम टेस्ट करते हैं जो भी, तो ये B2O3 और NaBO2 बनाता है। तो ये जो NaBO2 है ये है सोडियम मेटाबोरेट, तो मेटाबोरेट फॉर्म होता है एक्चुअली बोरैक्स बीट टेस्ट में। इन सॉलिड CuSO4.5H2 कॉपर इज़ कोऑर्डिनेटेड विथ। कॉपर जो है वो H2O के साथ एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड रहता है। अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखाना है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के जैसा ही हम दिखा देते हैं। H2O इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट किए हुए है, और ये जो फिर हाइड्रोजन है ये दूसरा क्रिस्टलाइजेशन वाला जो H2O है वो इससे सराउंडेड है, तो ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है अपना। और एक SO4 2- आयन तो है ही, तो ये 2+ चार्ज होगा इस, तो ये तो 4 स्क्वायर प्लेनर है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट आंसर। EMF ऑफ द गिवन बिलो सेल विल नॉट बी ज़ीरो बिकॉज EMF, देखो ये कैसा सेल है, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड और कैथोड दोनों ही सेम उससे बनाते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0.1 मोलर HCl लिया हुआ है जो कि प्रोड्यूस करेगा 0.1 मोलर H+ आयन, और इधर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया हुआ है जो कि लेस देन 0.1 मोलर H+ प्रोड्यूस करेगा। तो H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो pH है, वो दोनों तरफ सेम नहीं है, तो उससे रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो pH ऑफ दिस एंड दिस इज़ नॉट द सेम, तो ये करेक्ट आंसर है। इसी की वजह से EMF 0 नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड की जगह मानो 0 पॉइंट अगर HCl ले लेते तब फिर EMF क्या हो जाता, तब फिर EMF हो जाता 0। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर ड्यू टू पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि स्पिन जो है, स्पिन इज़ नॉट कैंसल्ड, और जिसकी वजह से फिर वो मैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम। द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर एनी रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही सेम हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर केमिकल रिएक्शन होगी। म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शंस अंडरगोज। म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन तो ऑब्वियसली होता है बट दोनों इक्वल रेट से होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स और इक्वल। कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है ना, कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो जाएगा फिर तो K की वैल्यू सबके लिए 1 हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम बिल्कुल बीच में लाई करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम जो है कभी प्रोडक्ट के फेवर में रहता है, कभी रिएक्टेंट के फेवर में रहता है। वेलोसिटी ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन बिकम इक्वल, ये भी बोल सकते हैं, रेट मतलब वेलोसिटी ही है। द टेम्परेचर ऑफ म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन बिकम इक्वल, ये टेम्परेचर और इनके टर्म में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन अंडरगोज, रिएक्शन होते रहती है बट अगेन बेस्ट ऑप्शन C इज़ द बेस्ट ऑप्शन। Which concept best explains that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol? Orthonitrophenol में ऑर्थो पहले OH बना लेते हैं और इस तरह हम NO2 जब दिखाएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम दूसरे में देखें, जब पैरानाइट्रो है तो पैरानाइट्रो में तो इतना पास है ही नहीं, ये तो दूर है बिल्कुल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। इसमें कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों क्या करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बॉइलिंग पॉइंट को लोअर करता है। क्यों लोअर करता है, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट नहीं होने देता है,
और ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एसोसिएट हो रहा है, जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो कौन सा करेक्ट हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो करेक्ट। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ ई, पी, एन एंड अल्फा। चार्ज बाई मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं, चार्ज 1 है, और मास तो बहुत ही कम है। मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली, जैसे प्रोटॉन के टर्म में देखें तो 1/1800 यू के अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, सबके लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा, तो ये वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 1800। प्रोटॉन के लिए मास 1 है, चार्ज भी 1 है, तो ये वैल्यू हो गया 1। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज 0 है, मास 1 है, तो ये हो गया 0 और इक्वल टू 0। और अल्फ़ा के लिए चार्ज, अल्फ़ा क्या है? हीलियम 2+ पार्टिकल है, तो चार्ज 2 है और 4u का मास है, तो ये हो गया 0.5। सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन के लिए, देन प्रोटॉन के लिए, देन अल्फ़ा के लिए, देन न्यूट्रॉन के लिए। तो ये करेक्ट आंसर। विच इज़ नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अभी ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, कुछ नहीं सोच सकते अगर नहीं पता है तो। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो है वो मिथाइल सैलिसाइलेट को बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी देख के बताया। कलरलेस होता है, ये सब देखना पड़ेगा आपको। Carius method is used for determination of halogen. If इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव दिस ग्राम ऑफ AgCl। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन कम्प्लीटली इसमें आ गया है, और इसमें AgCl का अगर हम मास देखें सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। 108 + 35.5 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 8, 5, 13 और 3, 1, 4, 143.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इतना ग्राम AgCl है तो मोल ऑफ Cl माइनस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ AgCl, दिस इज इक्वल टू 0.287 अपॉन 143.5 मोल। इसको लिख देते हैं 287 इंटू 10⁻³ अपॉन 143.5 मोल। तो ये डबल है, सिंपली दिख रहा है हमें। तो 2 इंटू 10⁻³ मोल Cl माइनस आ गया। तो मास ऑफ Cl दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम। दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू 71 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गई। और टोटल मास है कंपाउंड का 0.099, तो परसेंटेज ऑफ Cl आ जाएगा 0.071 अपॉन 0.099 इंटू 100%। तो ये इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 मान लो तो ये मतलब 71% के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 71% आ गया। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH। pH अगर हम देखें तो NaCl का pH 7 होगा। NH4Cl, NH किससे बन रहा है? ये NH3 से और HCl से। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH जो है वो लेस देन 7 होगा। NaCN NaOH से बन रहा है और HCN से बन रहा है। HCN एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH ग्रेटर देन 7 होगा। और HCl के लिए pH जो है वो वेरी लेस देन 7 होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे कम HCl का है, तो B और D ऑप्शन में देखना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा NaCN का है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, इसको हम लिखते हैं A0 माइनस A अपॉन A0। दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस A बाई A0, या AT लिख दो। और AT फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है A0 इंटू e⁻⁻KT। तो A0 और A0 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस e⁻⁻KT। तो अल्फ़ा सही आ रहा है, मतलब A ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। द प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम गिव स्ट्रेट लाइन, तो ये गलत है, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन इज थ्राइस दैट ऑफ, नहीं ये भी गलत है, ये ट्वाइस होगा। तो इस तरह से अब द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द RNA इक्वेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ T-2, ये भी गलत है। T टेम्परेचर का तो नहीं, टाइम का T-2 नहीं होगा, पर सेकंड होता है, मतलब टाइम की पावर -1 होगी। तो ये है, होपफुली आपको क्लियर होगा। और कहीं कहीं पे आपको इस पेपर में ये पता चल रहा है कि ऑप्शन एक से ज़्यादा अगर करेक्ट हैं तो वहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ रहा है। और बाकी तो ऐसा पेपर आसान है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहना चाहिए आपके लिए, तो होपफुली क्लियर होगा आपको।